कट ऑफ की, जो कि हर कोई जानना चाहता है। जो बच्चे आपका ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जाम या ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू आते हैं नीट के एग्जाम में, जो जीएमसी में आपका अपनी सीट को पक्का करना चाहते हैं, तो आखिर उसके लिए जनरल कैटेगरी में कितना आपकी नंबर होने चाहिए। जनरल कैटेगरी में बेसिकली जो नंबर आपके होने चाहिए, अगर मैं कट ऑफ की बात करूं यहाँ पे, तो उसके लिए आपको एटलीस्ट 615 प्लस माइनस 5 आउट ऑफ 720 लाने होंगे। ठीक है, जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ आपका। ठीक है, बाकी SC ST या इसकी बात किया जाए तो आपका SC ST में आप 100 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। ठीक है, 100 से 150 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। OBC में आप 50 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। ठीक है, जो आपका 615 प्लस माइनस 5 है। ठीक है, बाकी जो अदर कैटेगरीज है उसमें 10 और 15 अराउंड आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जनरल कैटेगरी फिलहाल आपका 615 प्लस माइनस 5 यानी कि 610 से लेके 620 में आपको ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू जीएमसी मिल जाएगा। अब बात करते हैं आखिर सेम मार्क्स अगर किसी स्टूडेंट्स के आते हैं। बहुत से स्टूडेंट की क्वेरी रहती है कि अगर हमारे सेम मार्क्स आ जाते हैं तो किसके बेसिस में रैंकिंग डिसाइड होती है, किसके बेसिस में आपका ऑल इंडिया काउंसलिंग में हमें अपेयर होना होता है। तो स्टूडेंट ज़्यादा देखा गया है कि अगर जिन बच्चों के नंबर सेम आ जाते हैं, ठीक है, ओवरऑल टोटल मार्क्स अगर सेम आते हैं, ठीक, टोटल मार्क्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो उस केस में जो आपसे सीनियर होंगे, जो आपसे ज़्यादा ड्रॉप लिए हुए स्टूडेंट होंगे, उनको प्रायोरिटी पहले ली जाती है किसी भी कॉलेज में। ठीक है, क्योंकि उनका स्वाभाविक है, जो नंबर ऑफ ईयर्स हैं उन्होंने आपका ज़्यादा दिए हैं। ठीक है, तो उनके आप लोगों के कंपेरेबल अगर आप किसी ने 2 साल दिए हैं और अगले ने 3 साल दिए हैं, तो उसके कंपेरेटिव 3 साल वाले को अगर सेम मार्क्स आते हैं तो 3 साल वाले को ले लिया जाएगा, बशर्ते कि आपका 2 साल वाला है उसको थोड़ा कंपैरेटिव मिलेगी। ठीक है, तो ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारा आपका एफर्ट दिया है, टाइम दिया है। ठीक है, ऑब्वियसली नंबर ऑफ कोचिंग सेंटर में जिन्हें गए हैं वहाँ पे अपना टाइम के साथ साथ आपका मनी भी इन्वेस्ट किया है। ठीक है, मनी भी आपका खर्च किया है, तो पेरेंट्स का भी टाइम गया है, बच्चों का भी टाइम गया है। तो इसके बेसिस में हर चीज़ प्रायोरिटी में रख के आपका सेम मार्क्स में जो आपसे सीनियर होंगे उनको प्रायोरिटी पहले मिलेगी। अब अगली बात करते हैं सब्जेक्ट प्रायोरिटीज़ की। ठीक है, सब्जेक्ट प्रायोरिटीज़ का मेरा यह कहने का मतलब है कि जो सब्जेक्ट प्रायोरिटीज़ रहती है सबसे ज़्यादा बायो, फिजिक्स और देन केमिस्ट्री। ठीक है, ज़्यादातर कोचिंग सेंटर में ये बताया जाता है कि आप लोगों को केवल केमिस्ट्री और बायो पे ध्यान देना है, फिजिक्स में ध्यान नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो रैंक बैरियर होती है फिजिक्स होती है, इसलिए जिन बच्चों के आपका फिजिक्स में टाइम नहीं देते हैं तो उस केस में क्या होता है कि उनकी रैंक पीछे हो जाती है। अगर आप बायो और फिजिक्स, बायो और केमिस्ट्री करते हैं केवल, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 500 या 500 प्लस तक ही पहुंच पाते हैं। ठीक है, अगर फिजिक्स भी आप अच्छा कर लें तो आपका 600 या 600 प्लस में आपका स्कोर कर पाना काफ़ी आसान हो जाता है। ठीक है, तो इस मिस में बिल्कुल ही मत रहना। जितने भी कोचिंग सेंटर हैं, जो अगर आप लोगों को ये सुनने में आ रहा है कि केवल फिजिक्स और मतलब केमिस्ट्री और बायो पे ध्यान दीजिए, फिजिक्स आप लास्ट में अटेम्प्ट करिए, तो डैट मीन्स कि आप अपना नीट की जो सीट है वो खोने वाले हैं। ठीक है, फिजिक्स में भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना होता है, और कैसे देना है, क्या देना है, इसमें आपको इस चैनल में गाइडेंस मिलती रहेगी, इसलिए इस चैनल को अभी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अगली बात आती है कि आपका सब्जेक्ट प्रायोरिटी मैंने बता दी, सबसे पहले बायो, देन फिजिक्स, देन आपका केमिस्ट्री। ठीक है, और अगर सेम मार्क्स की बात आती है, फिजिक्स में जिसके हाईएस्ट होते हैं उसको सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाती है। क्यों? क्योंकि फिजिक्स आपकी रैंक बैरियर होती है। इसलिए मैंने आपसे पहले कहा है फिजिक्स आपकी रैंक बैरियर होती है। जैसे चूहा जो है बिल्ली को देख के भागता है, उस तरह नीट एस्पिरेंट है वो आपका फिजिक्स को देख के भागता है। ठीक है, तो फिजिक्स से घबराइए मत, फिजिक्स को और अच्छा करिए। ठीक है, तो ये तो रही बात आपकी, जो आपकी मेजर जो आपके दिमाग में चल रही होंगी सेम सब्जेक्ट में। अगर आपका सब्जेक्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी, किस सब्जेक्ट के मतलब प्रायोरिटी के हिसाब से नंबर में डिसाइड होंगे, और सेम अगर मार्क्स आ जाते हैं, टोटल से मार्क्स सेम आते हैं, तो उसमें किस स्टूडेंट को प्रायोरिटी सबसे पहले मिलेगी। अब बात ये आती है कि काउंसलिंग में, ठीक है, काउंसलिंग कैसे अटेंड करनी है, किस तरह से हम काउंसलिंग में जाना होता है, ऑल इंडिया काउंसलिंग में कैसे अटेंड कर सकते हैं, कि अगर हमारे कम मार्क्स हैं कि हम दोबारा अटेंड कर सकते हैं। तो इस तरह की जो आपकी जो भी डाउट्स हैं वो नीचे कमेंट करिए। और जो बच्चे पर्सनल काउंसलिंग लेना चाहते हैं कि सब मतलब कि हमारे इतने नंबर आ रहे हैं इतने, तो इसमें कौन कौन से कॉलेज मिल सकते हैं, तो पर्सनल काउंसलिंग के लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 8126830659, जहां पे आपको बेस्ट से बेस्ट जो एक्सपीरियंस है वो भी शेयर किया जाएगा, और जो बच्चे ऑलरेडी निकल चुके हैं, ठीक है, उनके बारे में भी आपको डायरेक्ट कांटेक्ट कराया जाएगा, जिससे कि आपको एक अच्छे से अच्छी गाइडेंस मिल सके और आप लोग अपनी काउंसलिंग में एक अच्छी सीट को ऑक्यूपाई कर सकें। ठीक है, कितनी बार ऐसा होता है 600 से नीचे भी आपको मिलने के चांसेस रहते हैं। आखिर वो कौन कौन से तरीके हैं, ये सारे तरीके आप लोगों को बताए जाएंगे। ठीक है, और क्या क्या प्रोसेस होकर गुजरना पड़ता है वो भी सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। उसके लिए आपको पर्सनल काउंसलिंग सेशन में आप आ सकते हैं। ये ग्रुप सेशन भी होते हैं और इंडिविजुअल पर्सनल सेशन भी होते हैं। अगर आपको ज़्यादा अच्छे से जानना है कि आखिर ये पर्सनल काउंसलिंग सेशन क्या है, तो नीचे आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक बड़े से अच्छे से प्यारे से लेक्चर में। और एक बात और, यहाँ पे आप लोग को बेस्ट फिजिक्स और मैथ्स की, कॉम्पिटिटिव फिजिक्स और मैथ्स की अच्छे से अच्छी नॉलेज दी जाएगी। तो जुड़े रहिए फ्यूचर लेक्चर्स के लिए और फ्यूचर कॉन्सेप्चुअल लर्निंग के लिए। तो मिलते हैं एक बढ़िया से अच्छे से प्यारे से लेक्चर के साथ। तब तक ले जहाँ भी रहिए सीखते रहिए। विश यू गुड लक, एंजॉय सब्जेक्ट एंड हेल्दी लर्निंग।